साल 2018 अमेरिका के टेक्सास का मेस्कीट शहर। एक शांत शाम का वक्त था। 54 साल की एक माँ किम एरिक अपने लिविंग रूम में बैठकर दिन भर की थकान के बाद आराम कर रही थी। वो बस ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी एक न्यूज सेगमेंट उसकी नजर में आया। ये एक लास वेगास की एग्जीबिशन के बारे में था, जहां असली इंसानी शरीर को खास तरीके से प्रिजर्व करके दिखाया जाता है ताकि लोग समझ सकें कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। बस थोड़ी सी दिलचस्पी में उसने टीवी पर चल रहा ये रिपोर्ट ध्यान से देखना शुरू किया। शुरू में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, थोड़ा क्लिनिकल, थोड़ा एजुकेशनल, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे एक खास बॉडी पर जाकर रुका। वो बॉडी थिंकर पोज में बैठी थी। उसकी स्किन नहीं थी, सिर्फ मसल्स दिख रहे थे और हर छोटा डिटेल तेज लाइट्स में साफ नजर आ रहा था। और उसी पल सब कुछ बदल गया। किम थोड़ा आगे झुकी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बॉडी नहीं देख रही थी, उसे कुछ जाना पहचाना लगा। चेहरे की बनावट, शरीर का ढांचा, कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में जाकर लगा। उसी पल उसे लगा कि वो अपने बेटे क्रिस्टोफर टॉड एरिक को देख रही है। वही बेटा जिसकी मौत 2012 में हो गई थी और उसे बताया गया था कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसने कभी कोई परमिशन नहीं दी थी, कभी किसी बॉडी डोनेशन की बात नहीं हुई थी, कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और फिर भी अब उसके सामने स्क्रीन पर एक ऐसी बॉडी थी जिसे देखकर उसे यकीन हो गया कि वो उसी का बेटा है, एक पब्लिक एग्जीबिशन में रखा हुआ, जहां कोई भी आकर उसे देख सकता है। टीवी प्रोग्राम तो खत्म हो गया था, लेकिन उस रात बात वहीं खत्म नहीं हुई। उसी पल से एक लंबी और मुश्किल तलाश शुरू हुई, ये जानने की कि उसके बेटे के साथ असल में हुआ क्या था। क्योंकि कई बार सबसे अजीब कहानियां शोर से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होती हैं। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। क्रिस्टोफर टॉड एरिक का जन्म 27 सितंबर 1989 को टेक्सास के मेस्कीट शहर में हुआ था। डलास काउंटी का यह शहर लगभग 1.5 लाख लोगों का घर है। उसकी बचपन की लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी खतरे की तरफ इशारा करे। ना कोई अजीब बिहेवियर, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था। वो अपने धर्म से काफी जुड़ा हुआ था, रेगुलर चर्च जाता, अपने दोस्तों और परिवार के करीब था। उसकी माँ किम के हिसाब से वो सिर्फ ठीक नहीं था बल्कि बहुत अच्छा कर रहा था। लाइफ से भरा हुआ, स्पोर्ट्स का शौकीन और अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाने वाला। लेकिन इस शांत सी तस्वीर के पीछे कुछ दरारें थीं। क्रिस्टोफर के माता पिता किम एरिक स्मिथ और स्टीफन अलग हो चुके थे। वो अपने पिता के साथ ह्यूस्टन में रहता था, लेकिन किम से उसका रिश्ता बहुत करीब था। हालांकि किम और स्टीफन के बीच चीजें इतनी आसान नहीं थी। दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर बहस होती थी कि क्रिस्टोफर को कैसे बड़ा किया जाए। फिर भी उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था जो आगे आने वाली चीजों का अंदाजा दे सके। फिर आया 2012। यहीं से सब कुछ बदलने लगा। क्रिस्टोफर के पिता ने एक फैसला लिया जो बाहर से देखने पर शायद इतना बड़ा न लगे, लेकिन किम को यह शुरू से ही गलत लगा। उन्होंने क्रिस्टोफर को ह्यूस्टन के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। और यह कोई आम जगह नहीं थी। किम के मुताबिक उस स्कूल के बारे में पहले से बातें चलती थीं, खुलकर नहीं लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहट में। वहां अब्यूज के आरोप, लड़कों के साथ गलत व्यवहार और कुछ ऐसे केस भी जिनमें जवान लड़कों की मौत हुई थी, जिनका कभी साफ जवाब नहीं मिला। और फिर आया वो हिस्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्रिस्टोफर ना ही किसी से फोन पर बात कर सकता था, ना ही किसी को उससे मिलने की इजाजत थी। किम का कहना है कि स्टीफन के कहने पर उसके और उसके बेटे के बीच हर तरह का कांटेक्ट बंद कर दिया गया। एक माँ के लिए जो हमेशा अपने बेटे के करीब रही हो, ये खामोशी सिर्फ दर्द नहीं थी, ये डराने वाली थी। फिर एक और बात सामने आई जिसने इस पूरी कहानी को और अजीब बना दिया। किम ने आरोप लगाया कि उस स्कूल में क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन दिया जा रहा था, बिना किसी साफ मेडिकल वजह के। ना कोई बीमारी, ना कोई साफ कारण। उसे स्कूल की तरफ से कभी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और किम के मुताबिक स्टीफन को इसके बारे में पता था, उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। फिर 8 नवंबर 2012 को सब कुछ अचानक खत्म हो गया। क्रिस्टोफर टॉड एरिक ह्यूस्टन में अपनी दादी के घर मरा हुआ मिला, सिर्फ 23 साल की उम्र में। शुरुआत में मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया, लेकिन किम के लिए
ये मानना मुश्किल था, क्योंकि जब एक पूरी तरह हेल्थी जवान लड़का जिसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी अचानक मर जाता है और उसके पहले के महीनों में सब कुछ खामोशी, राज और अनसुलझे सवालों से भरा हो, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को ऐसे ही मान नहीं लेते। लेकिन थोड़े ही समय में ऑफिशियल कहानी बदल गई और यहीं से शक और गहरा होने लगा। रिवाइज्ड डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक क्रिस्टोफर की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी, एक ऐसा जहर जो बहुत तेजी से जान ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत की वजह को अनडिटरमिन्ड यानी साफ तौर पर तय नहीं बताया गया। अथॉरिटीज ने यह जरूर कहा कि हो सकता है यह उसने खुद लिया हो या फिर किसी नेचुरल वजह से हुआ हो, लेकिन सच क्या था इस पर कभी कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल पाया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में साफ कंफर्म हुआ कि क्रिस्टोफर के शरीर में साइनाइड मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह गया, उसके शरीर में यह जहर आया कैसे। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसके शरीर में कुछ गैरकानूनी सब्सटेंसेस भी पाए गए थे, लेकिन वो कौन से थे ये कभी क्लियर नहीं किया गया। जिस पैथोलॉजिस्ट ने ऑटोप्सी की थी उसने क्रिस्टोफर के शरीर में 2 मेडिकल कंडीशंस भी नोट की। पहली समस्या, कोरोनरी आर्टरी की बनावट असामान्य थी। क्रिस्टोफर की दाहिनी कोरोनरी आर्टरी सामान्य नहीं थी। जहां एक बड़ी धमनी होनी चाहिए थी वहां 3 छोटी छोटी खुली जगहें थी। इस वजह से दिल के कुछ हिस्सों तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता था, जिससे स्ट्रेस के कारण दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता था। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट ने यह भी पाया कि उसे हाल ही में मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था, यानी दिल की मांसपेशियों को नुकसान जो ऑक्सीजन की कमी से होता है। यह डैमेज कुछ घंटों से लेकर करीब 1.5 दिन पुराना माना गया। एक और बात सामने आई, उसके दिल के पास एओर्टा यानी बड़ी धमनी की दीवार में एक छोटा सा चोट था। उसके आसपास के हिस्से में खून भी जमा हो गया था। ये चोट नई नहीं थी, शायद सिर्फ 1-2 दिन पुरानी, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मौत की सीधी वजह नहीं माना। शुरुआत में पैथोलॉजिस्ट को लगा था कि शायद कोरोनरी आर्टरी की असामान्य बनावट ही मौत की वजह हो सकती है, लेकिन जैसे ही साइनाइड की बात सामने आई पूरी कहानी बदल गई। आखिर में उसने ये कहा कि साइनाइड ही मौत का असली कारण था, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि ये जहर क्रिस्टोफर ने खुद लिया था, गलती से गया था या फिर किसी और ने दिया था। मौत का समय भी पूरी तरह साफ नहीं था। अंदाजा लगाया गया कि पोस्टमार्टम से करीब 6 से 24 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह 8:30 पर की गई थी और उसका शरीर 8 नवंबर 2012 को सुबह 4 बजे मिला था। किम को शुरू से शक था और उसने सीधे क्रिस्टोफर के पिता स्टीफन की तरफ इशारा किया, लेकिन अथॉरिटीज को किसी पर केस चलाने के लिए काफी सबूत नहीं मिले। 2013 में कुछ जजों ने इस केस को देखा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसी के खिलाफ चार्ज लगाने का फैसला नहीं लिया। आखिर में मौत की वजह अनडिटरमिन्ड ही रही, यानी साफ तौर पर यह तय नहीं हो पाया कि मौत कैसे हुई। लेकिन किम ने कभी भी इस ऑफिशियल कहानी को नहीं माना। उसका कहना था कि क्रिस्टोफर के पास अपनी जान लेने की कोई वजह ही नहीं थी। वो एक्टिव था, चर्च जाता था, उसके दोस्त थे, उसकी लाइफ स्टेबल थी। डेथ सर्टिफिकेट में अचानक बदलाव, दिल का दौरा से साइनाइड पॉइजनिंग तक, और यह साफ ना होना कि जहर उसके शरीर में आया कैसे, इन सब चीजों ने किम के शक को और मजबूत कर दिया कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। जैसा पहले बताया गया, किम एरिक स्मिथ ने कभी भी ऑफिशियल कहानी को एक्सेप्ट नहीं किया। शुरुआत से ही उसे लगा कि क्रिस्टोफर की मौत एक हत्या थी और उसने सीधा आरोप उसके पिता स्टीफन पर लगाया। उसका शक सबसे पहले तब शुरू हुआ जब उसे अपने बेटे की मौत की खबर दी गई। किम के मुताबिक स्टीफन ने उसे फौरन ये खबर नहीं दी कि क्रिस्टोफर की मौत हो गई है। जब उसे बताया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टीफन ने यह दावा किया कि शरीर का अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसने कभी किम को उसकी राख तक नहीं दी। किम को यह बात बहुत अजीब लगी। आखिर एक पिता अपनी मां को अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार देखने क्यों नहीं देगा? बिना उसकी इजाजत या उससे बात किए इतना जल्दी अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगे और उसे लगने लगा कि स्टीफन कुछ छुपा रहा है। इसके बाद किम ने अपना ध्यान उस बोर्डिंग स्कूल की तरफ लगाया जहां क्रिस्टोफर को उसकी मौत से पहले भेजा गया था। उसका कहना था कि उस जगह के बारे में पहले से ही अजीब बातें सुनी जाती थीं, खासकर यह कि वहां जवान लड़कों को बिना किसी मेडिकल वजह के बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन दिया जाता था। किम का मानना है कि हो सकता है इसका असर क्रिस्टोफर के दिल पर पड़ा हो। हालांकि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला,
जो टेस्टोस्टेरोन को साइनाइड से जोड़ सके। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी वो ये थी कि उसी स्कूल से जुड़े कुछ और जवान लड़कों की भी मौत हुई थी, और वो भी ऐसे हालात में जिनका साफ जवाब कभी नहीं मिला। इससे उसका शक और मजबूत हो गया कि वो जगह सेफ नहीं थी। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ कई साल बाद आया, जब किम 2018 में अपने घर पर टीवी देख रही थी। तब उसने रियल बॉडीज एग्जीबिशन के बारे में एक शो देखा। ये एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन है जो अलग अलग देशों में घूमता है और जिसमें असली इंसानी शरीरों को प्लास्टिनेशन नाम की तकनीक से प्रिजर्व करके दिखाया जाता है ताकि लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में सीख सके। ये एग्जीबिशन हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि इसमें असली बॉडीज को डिस्प्ले किया जाता है। टीवी पर इस एग्जीबिशन की फुटेज देखते हुए किम की नजर डिस्प्ले नंबर 27 पर पड़ी। वहां एक प्लास्टिनेटेड बॉडी रखी थी जिसे द थिंकर जैसी पोजीशन में रखा गया था, और जो उसने देखा उसे उसी वक्त यकीन हो गया कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे क्रिस्टोफर टॉड एरिक की है। उसका कहना है कि इतनी समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कद, वजन, यहाँ तक कि चेहरे की बनावट भी, भले ही स्किन ना हो, सब कुछ क्रिस्टोफर से मिलता था। किम अपने साथ क्रिस्टोफर की 2 तस्वीरें लेकर बैठी, एक उसकी टीनेज उम्र की और दूसरी उसकी मौत से कुछ समय पहले की। उसने उन तस्वीरों को टीवी पर दिख रही उस प्लास्टिनेटेड बॉडी से कंपेयर किया और उसका यकीन और पक्का हो गया। बाद में उसने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की और जो सिमिलैरिटीज उसने बताई उन्हें देखकर कई लोग भी हैरान रह गए। एक फॉलोअर ने यह भी कहा कि भले ही प्लास्टिनेटेड बॉडीज पर टैटूज या खास निशान पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन यह समानता इतनी अजीब थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। किम ने एग्जीबिशन के स्टाफ से भी जवाब लेने की कोशिश की। उसने पूछा कि डिस्प्ले केस 27 में रखा यह शरीर किसका है, लेकिन उसे बताया गया कि प्राइवेसी और रिस्पेक्ट की वजह से यह जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। इस बात से किम को और भी शक होने लगा। अगर ये बॉडीज सच में लोगों ने अपनी मर्जी से डोनेट की है, जैसा एग्जीबिशन दावा करता है, तो फिर डोनर्स के नाम क्यों नहीं बताए जाते, या कम से कम ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये बॉडीज आई कहां से हैं। सच जानने के लिए किम ने खुद ही खोज शुरू कर दी। इंटरनेट के कुछ पुराने और कम जाने पहचाने फोरम्स पर उसे कुछ चौंकाने वाली बातें मिली। एक गुमनाम पोस्ट में, जिसमें लिखने वाला खुद को रियल बॉडीज एग्जीबिशन का पूर्व कर्मचारी बता रहा था, उसने कहा कि बॉडीज लाने का पूरा तरीका गैर कानूनी था और इस पर सरकार की कोई खास निगरानी नहीं है, लेकिन उसके पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले में एक और बड़ी दिक्कत थी, प्लास्टिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में शरीर के नेचुरल टिश्यूज को पॉलीमर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे शरीर सालों तक प्रिजर्व रहता है। लेकिन इसी वजह से डीएनए टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो जाता है। किम ने डिस्प्ले केस 27 में रखे उस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराने की रिक्वेस्ट की, लेकिन एग्जीबिशन ने यह कहकर मना कर दिया कि प्लास्टिनेशन के बाद ऐसा टेस्ट करना मुमकिन नहीं है। लेकिन किम का कहना है कि अगर एग्जीबिशन के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कम से कम उन्हें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए। रियल बॉडीज एग्जीबिशन की तरफ से आई ये खामोशी लोगों के शक को और बढ़ाती चली गई। मीडिया में खबरें आने लगी, सोशल मीडिया पर यह मामला फैलने लगा, लेकिन इसके बावजूद एग्जीबिशन ने किम के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। एक पब्लिक फेसबुक पोस्ट में किम ने सीधे स्टीफन से सवाल किया और जवाब मांगे। उसने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने ही बेटे की मौत से फायदा उठाया। यहां तक कि उसने ये तक कहा कि स्टीफन ने क्रिस्टोफर का शरीर लास वेगास के रियल बॉडीज एग्जीबिशन को बेच दिया। किम ने यह भी कहा कि बोर्डिंग स्कूल के दौरान स्टीफन ने पूरी तरह उसका कांटेक्ट क्रिस्टोफर से कटवा दिया था, उसे पूरी तरह अकेला कर दिया था। इसके बाद किम ने इंटरनेट पर एक पिटीशन शुरू की। उसकी मांग थी कि डिस्प्ले केस नंबर 27 में रखे उस बॉडी का टेस्ट किया जाए ताकि यह पता चल सके कि वो क्रिस्टोफर का ही है या नहीं। इस पिटीशन को हजारों लोगों ने सपोर्ट किया और इससे साफ दिखा कि लोग भी उसके साथ खड़े हैं। उसने एक फेसबुक पेज भी बनाया जहां वो लगातार अपडेट्स देती है, लोगों से सपोर्ट मांगती है और अपने दर्द के बारे में खुलकर बात करती है। किम बार बार यही कहती है कि क्रिस्टोफर का अपनी जान लेने का कोई इरादा नहीं था। 2025 में यह केस फिर से इंटरनेट पर वायरल हो गया। कई लोग खुलकर ये मांग करने लगे कि ह्यूमन बॉडी एग्जीबिशंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन किम चुप बैठने वालों में से नहीं थी। इंटरनेट पर पिटीशन के अलावा उसने सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात रखी और इंसाफ के लिए आवाज उठाती रही। अपने पोस्ट्स में वो बताती है
कि उसने जवाब पाने के लिए क्या क्या कोशिश की। अथॉरिटीज से बात की, वकीलों से कांटेक्ट किया और रियल बॉडीज एग्जीबिशन की मैनेजमेंट तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे जैसे ये कहानी फैलने लगी, रियल बॉडीज एग्जीबिशन को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 और 2013 के आसपास इस एग्जीबिशन के ओनर को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो ये वेरीफाई नहीं कर पाए थे कि जो बॉडीज डिस्प्ले की जा रही हैं वो आई कहां से हैं। लेकिन उन इन्वेस्टिगेशन का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इस तरह के एनाटॉमिकल एग्जीबिशंस के लिए सख्त नियम ज्यादा नहीं है। किम और दूसरे लोग मानते हैं कि यही ट्रांसपेरेंसी की कमी गैरकानूनी कामों की तरफ इशारा करती है, जैसे बॉडी ट्रैफिकिंग। इंटरनेट फोरम्स पर किम को और भी अजीब क्लेम्स मिले। एक आदमी ने दावा किया कि एग्जीबिशन में रखी एक बॉडी उसकी प्रेग्नेंट पत्नी की है। एक और कहानी में कहा गया कि एक एशियन पत्रकार म्यूजियम देखने गई थी और फिर गायब हो गई। बाद में उसकी बॉडी भी डिस्प्ले में दिखी। ये सभी बातें कंफर्म नहीं हैं, लेकिन ये सब मिलकर उस थियरी को और मजबूत करती हैं कि शायद रियल बॉडीज एग्जीबिशन किसी गैर कानूनी बॉडी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इतनी सारी रुकावटों और सवालों के बावजूद किम आज भी हार नहीं मानी है। वो आज भी जवाब ढूंढ रही है और अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। किम ने धीरे धीरे ऐसे लोगों की एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना ली जो उसके गुस्से को समझते हैं, उसके साथ खड़े हैं और बॉडी एग्जीबिशंस के रूल्स में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उसकी पिटीशन में साफ लिखा है कि इस इंडस्ट्री में डीएनए टेस्ट जरूरी होने चाहिए और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और अगर मौका मिला तो वो इस केस को बड़े कोर्ट तक ले जाने की भी प्लान बना रही है। क्रिस्टोफर टॉड एरिक का केस अब कई अलग अलग थियरी को जन्म दे चुका है, और इसकी वजह है कहानी में मौजूद उलझने और जिन लोगों के पास जवाब हो सकते हैं उनकी खामोशी। पहली थियरी के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि उसके अपने पिता ने ही उसकी हत्या की होगी। किम को भी लगता है कि स्टीफन ने ही क्रिस्टोफर की हत्या की है, शायद साइनाइड का इस्तेमाल करके, और बाद में उसके शरीर को रियल बॉडीज एग्जीबिशन को पैसों के लिए बेच दिया। वो जल्दी जल्दी किया गया अंतिम संस्कार, राख का ना मिलना और बोर्डिंग स्कूल में उसे पूरी तरह अलग कर देना, इन सबको वो एक प्लान का हिस्सा मानती है। उसका यह भी मानना है कि बोर्डिंग स्कूल में दिया गया टेस्टोस्टेरोन शायद उसकी सेहत से जुड़ी दिक्कतों को छुपाने के लिए था, या फिर ऐसी हालत बनाने के लिए जिससे उसकी मौत हो सके। लेकिन इस थ्योरी की भी अपनी कमजोरियां हैं। ऐसा कोई सीधा सबूत नहीं है कि स्टीफन ने साइनाइड दिया या शरीर को बेचा। साइनाइड पॉइजनिंग गलती से भी हो सकती थी या खुद से भी ली गई हो सकती थी, और जल्दी अंतिम संस्कार हालांकि अजीब लगता है, लेकिन उसे पर्सनल डिसीजन भी कहा जा सकता है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक क्रिस्टोफर की मौत बोर्डिंग स्कूल में किसी लापरवाही या एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई हो सकती है, जैसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या कोई और ड्रग्स देना। साइनाइड शायद किसी केमिकल एक्सीडेंट का हिस्सा रहा हो और बाद में बॉडी को एग्जीबिशन में भेज दिया गया हो ताकि मामला दब जाए। लेकिन इस थ्योरी में भी दिक्कत है। बोर्डिंग स्कूल में साइनाइड से जुड़ी किसी मौत का कोई कंफर्म रिकॉर्ड नहीं मिला है, और अगर बॉडी को एग्जीबिशन में भेजा गया होता तो ये उस स्कूल के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता। तीसरी थ्योरी के मुताबिक हो सकता है उसने खुद ही साइनाइड लिया हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी कहा गया है कि क्रिस्टोफर के शरीर में वो जहर खुद से या गलती से चला गया हो, शायद ड्रग्स के इस्तेमाल के दौरान। लेकिन किम इस बात को नहीं मानती। उसका कहना है कि क्रिस्टोफर के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी, और यह समझना मुश्किल है कि उसे साइनाइड कहां से मिला। एक और बड़ी थ्योरी सामने आती है, बॉडी ट्रैफिकिंग की। इस थ्योरी के मुताबिक क्रिस्टोफर किसी गैरकानूनी बॉडी नेटवर्क का शिकार हो सकता है, और रियल बॉडीज एग्जीबिशन ऐसी ही संदिग्ध जगहों से बॉडीज लेता है। किम का मानना है कि स्टीफन ने इस नेटवर्क के साथ मिलकर काम किया, लेकिन जो बाकी केसेस सामने आए, जैसे उस आदमी की प्रेग्नेंट वाइफ वाला क्लेम या एशियन जर्नलिस्ट के गायब होने की कहानी, ये सब इशारा करते हैं कि शायद ये कोई एक केस नहीं बल्कि एक बड़ा सिस्टम हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी में भी दिक्कतें हैं। प्लास्टिनेशन प्रोसेस की वजह से किसी बॉडी की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और एग्जीबिशन का दावा है कि सारी बॉडीज लोगों ने अपनी मर्जी से डोनेट की है, हालांकि इसका कोई पब्लिक सबूत सामने नहीं रखा गया। इस पूरे मामले ने बॉडी एग्जीबिशंस के पीछे के सच पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। काफी लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि जब तक रियल बॉडीज एग्जीबिशन ये साफ नहीं करता कि बॉडीज कहां से आई हैं, तब तक इसका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। किम एरिक स्मिथ अब ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ाई में एक मजबूत आवाज बन चुकी है।
उसकी कहानी कई और फैमिलीज से जुड़ गई है जिनके अपने लोग भी अजीब हालात में गायब हुए या उनकी मौत हुई। और किम ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ रुकने वाली नहीं है, वो कानून में बदलाव के लिए भी आगे बढ़ने वाली है। रियल बॉडीज एग्जीबिशन अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस पर सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डिस्प्ले केस नंबर 27 में रखी बॉडी को शायद हटा दिया गया है या बदल दिया गया है इस कंट्रोवर्सी की वजह से। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। किम आज भी मानती है कि उसके बेटे की हत्या हुई और उसका शरीर रियल बॉडीज एग्जीबिशन में रखा गया है, लेकिन जब तक उसे जवाब नहीं मिलते ये उसके लिए एक खत्म ना होने वाला सपना बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या किम सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।